नमस्कार और स्वागत है आपका इस चैनल पर और इस चैनल की फर्स्ट वीडियो पर, जिसके साथ मैं एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं तमिलनाडु की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि मैं चाहता हूँ आप जान ले, और वो ये है कि इस वीडियो की जो टाइमलाइन है वो रेंज करती है इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन जो कि 1946 में हुई थी, वहां से 1967 तक, जब मद्रास प्रेसिडेंसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म हुआ था। और बिल्कुल आपने सही सुना, मद्रास प्रेसिडेंसी। अगर आप नहीं जानते तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी के फिलहाल के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ पार्ट केरला, कर्नाटका, उड़ीसा और तेलंगाना के तब के मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर आते थे। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली तमिलनाडु नहीं लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में बात करेंगे। चीजें जो कि हम इस वीडियो में आगे जाकर जानने वाले हैं। सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के वो सभी पीएम और सीएम जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते थे और उनकी गवर्नमेंट के अंडर कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए। और हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसने मद्रास की पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और उसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि क्यों 1952 के मद्रास स्टेट इलेक्शंस काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे। तो शुरुआत करते हैं 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शन से, जिसमें ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस मद्रास प्रेसिडेंसी में जीत गई थी और अब बारी थी पीएम के अपॉइंटमेंट की। यहाँ पर नेहरू जी और गांधी जी दोनों की प्रेफरेंस सी राजा गोपालाचारी जी थे, लेकिन वहीं पर के कामराज जो कि एक काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर थे मद्रास प्रेसिडेंसी में, उन्होंने तंगुतुरई प्रकाशम को सपोर्ट किया और ऑफ कोर्स इसके बाद उन्हें मद्रास का थर्ड पीएम बना दिया गया। प्रोफेशन से देखा जाए तो प्रकाशम एक लॉयर थे और ऑफ कोर्स एक पॉलिटिशियन और फ्रीडम फाइटर तो थे ही। और उनकी गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो उन सभी को खादी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फरवरी 1947 में कम्युनिस्ट्स ने एक फुल स्केल रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, जो कि सरदार वल्लभ भाई जी की एडवाइस के चलते काफी स्ट्रिक्टली और सीवियरली हैंडल किया गया था। लेकिन इसी के दौरान लोगों को ये लगा कि प्रकाशम लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट्स को और करप्शन चार्जेस को उतना अटेंशन पे नहीं कर रहे थे, और यही एक रीजन है कि क्यों उन्हें 11 महीनों के बाद ही गांधी जी के ऑर्डर के चलते रिजाइन करना पड़ा। और इसी के बाद उन्हें सक्सीड किया ओपी रामास्वामी रेड्डियार ने, जो कि 4th प्राइम मिनिस्टर बने ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। और इनकी गवर्नमेंट के दौरान कुछ मेजर एक्ट्स लाए गए, जैसे कि मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट ऑफ 1947, जिसके अंडर दलित्स और वो हिंदूज जिनका हिंदू टेम्पल्स में जाना प्रोहिबिटेड था उनको एंट्री राइट्स दिए गए। और इसी के साथ साथ देवदासी डेडिकेशन एबोलिशन एक्ट भी इनके रूल के अंडर ही पास हुआ था, जिसकी वजह से एक लंबे समय से चलते आ रही देवदासी की प्रथा हिंदू टेम्पल्स में खत्म कर दी गई। और फिर 1948 के कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी इलेक्शंस में के कामराज के सपोर्ट के चलते ओपी रामास्वामी जीत गए। लेकिन क्योंकि 1949 पार्टी लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में के कामराज जी का सपोर्ट पीएस कुमार स्वामी राजा की तरफ चला गया था, इसलिए वो 1949 का इलेक्शन हार गए। और इसी के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी को मिला उनका 5th प्राइम मिनिस्टर, जो कि थे पीएस कुमार स्वामी राजा, जिन्होंने अप्रैल 1949 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक मद्रास में सर्व किया एज ए प्राइम मिनिस्टर। और ऑफ कोर्स जैसा कि आप में से काफी सारे लोगों को पता ही होगा कि 26 जनवरी 1950 वो डेट है जब हमारे भारत का संविधान लागू किया गया था। और इसी के चलते स्टेट में जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्हें चीफ मिनिस्टर बुलाया जाने लगा, और पीएस कुमार स्वामी राजा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने ऑफ मद्रास स्टेट। तो अब आते हैं साल 1952 में, जब मद्रास में स्टेट इलेक्शंस हुए थे, और ये इलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं। और ऐसा क्यों है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। दरअसल 1952 के मद्रास इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 375 सीट्स में से सिर्फ 152 सीट्स ही मिली थी, और वहीं पर दूसरी तरफ एक कोलिजन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लीड किया जा रहा था, उन्हें टोटल 166 सीट्स मिली थी, जिसके चलते उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करने का क्लेम किया। तो अब ये चीज़ गवर्नर को डिसाइड करनी थी कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा मद्रास प्रेसिडेंसी में। उस वक्त जो गवर्नर थे उनका नाम M.K. भवसिंह जी था। वो ऑलमोस्ट अपने टेन्योर को एंड ही कर चुके थे, और वो अपने टेन्योर को एक कंट्रोवर्शियल एंडिंग नहीं देना चाहते थे। और यही एक रीजन था कि क्यों वो इस मैटर को तब के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी के पास लेकर गए। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट हमेशा पीएम की एडवाइस पर ही एक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर पीएम नेहरू कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे,
अब इसी दौरान काफी सारे पार्टी मेंबर सी राजागोपालाचारी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मद्रास में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करे और एज अ चीफ मिनिस्टर सर्व करे। अब यहाँ पर राजा जी चीफ मिनिस्टर तभी बन सकते थे जब वो री इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करके लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होते, लेकिन राजा जी यहाँ पर री इलेक्शन या फिर बाय इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहते थे कि उनके हिसाब से विधानसभा के इलेक्शंस, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का लोअर हाउस होता है, उनके स्टेटस के हिसाब से काफी ज्यादा नीचे था। इसके बाद मार्च 1952 को के कामराज एक रेजोल्यूशन लाते हैं जिसमें राजा जी को मद्रास लेजिस्लेटिव कांग्रेस पार्टी में एज ए लीडर इलेक्ट करा जाता है। बाद में जाके मद्रास प्रेसिडेंसी के उस वक्त के एक्टिंग चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी राजा मद्रास के नए गवर्नर को ये रेकमेंड करते हैं राजा जी को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अपर हाउस में अपॉइंट कर ले, और तब के नए गवर्नर श्री प्रकाशा इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद 10 अप्रैल 1952 को राजा जी को एज ए सीएम अपॉइंट कर लिया जाता है। और यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात ये हो जाती है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू और मद्रास की कैबिनेट मिनिस्ट्री से कोई भी सलाह मशवरा नहीं लिया जाता। इसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू जी राजा जी को एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो राजा जी को ये रेकमेंड करते हैं कि उन्हें बाय इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करना चाहिए और दोबारा इलेक्ट होकर आना चाहिए, लेकिन राजा जी बीइंग राजा जी उनकी सजेशन को रिफ्यूज कर देते हैं। अब आज़ादी के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में ये पहली बार हुआ था कि गवर्नर का ऑफिस एक्यूज किया गया था इनएप्रोप्रिएटली एक्ट करने के लिए। और 3 जुलाई 1952 में राजा जी उन सभी एमएलएस को अपनी तरफ बुला लेते हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का कोलिजन ज्वाइन नहीं किया था, और कुछ इस तरह वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर देते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, राजा जी का अपॉइंटमेंट एज ए चीफ मिनिस्टर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा और इनका टेन्योर एज ए चीफ मिनिस्टर भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा था। राजा जी के टेन्योर के दौरान विशाल आंध्रा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। मद्रास से एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करी गई थी तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए। अभी प्रोटेस्ट काफी दिनों तक चलते हैं और वहीं के एक तेलुगु लीडर पोट्टी श्रीरामुलु जी मरण अनशन पे बैठ जाते हैं एंड अराउंड 56 डेज लेटर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सीवियर फास्टिंग उनकी मृत्यु हो जाती है। और ऑफ कोर्स उनकी डेथ के बाद यहाँ पर लोग काफी ज्यादा भड़क गए थे, काफी ज्यादा वायलेंस देखने को मिला और उसी के साथ काफी सारे एमएलएज ने अपनी सीट से रिजाइन कर दिया। काफी सारे प्रोटेस्टर्स मारे भी गए पुलिस फायरिंग में। और फाइनली अक्टूबर 1953 में पीएम नेहरू जी ने मद्रास प्रेसिडेंसी से 11 तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट सेपरेट किए और एक नया स्टेट बनाया जिसका नाम रखा गया आंध्रा स्टेट। इसके बाद मैं एक कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि राजा जी की गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, जिसका नाम था मॉडिफाइड स्कीम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इस रिफॉर्म में जो एलिमेंट्री स्कूल आवर्स थे वो 5 आवर्स से घटा के 3 आवर्स कर दिए गए और इसमें 2 शिफ्ट्स की बात की गई। जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें रेगुलर टीचिंग होगी जो कि अक्सर स्कूल्स में होती ही है, और सेकंड शिफ्ट में बच्चे अपने पेरेंट्स से वो ऑक्यूपेशन सीखेंगे जो कि उनके पेरेंट्स प्रैक्टिस करते हैं। इस रिफॉर्म को अपोजिशन पार्टीज के द्वारा काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और इसे एक कास्टिस्ट स्कीम बताया गया जो कि हिंदू सोसाइटी में कास्ट हायरार्की को प्रमोट करने के लिए थी। बेसिकली उनका ये कहना था कि हिंदू सोसाइटीज में जो भी प्रोफेशंस प्रैक्टिस किए जाते हैं वो ज्यादातर कास्ट बेस्ड होते हैं और ऐसे में यंग जनरेशन को वही प्रोफेशन सिखा के जो कि उनके पेरेंट्स प्रैक्टिस करते आए हैं ड्यू टू कास्ट हायरार्की, वही प्रोफेशन उनके बच्चे भी फॉलो करेंगे और ऐसे में कास्ट हायरार्की आगे चलती रहेगी। गवर्नमेंट की बढ़ती हुई अनपॉपुलैरिटी को देखते हुए 26 मार्च 1954 में राजा जी को मद्रास कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। और फिर दिन आता है 13 अप्रैल 1954 जब राजा जी सीएम की पोस्ट से भी रिजाइन कर देते हैं पुअर हेल्थ इश्यूज के चलते। और इसके बाद मद्रास को अपना वो सीएम मिलता है जिसकी गवर्नमेंट के अंडर मद्रास को अपने गोल्डन ईयर्स देखने को मिले। देखो वैसे तो मुझे मालूम है कि इस वीडियो पे कोई व्यूज नहीं आने वाले, लेकिन अगर आप उन लाखों करोड़ों लोगों में से एक हो जिन्होंने इस वीडियो पे क्लिक किया है और इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो आपको याद होगा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने एक ऐसे शख्स की बात करी थी जिसने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यहाँ तक कि जैसा आपने नोटिस किया होगा कि पिछले जो भी मिनिस्टर्स थे जिनकी गवर्नमेंट बनी थी उनके अपॉइंटमेंट में भी के कामराज जी का एक काफी बड़ा रोल था। और यहाँ पर 13 अप्रैल 1954 में राजा जी के रेजिग्नेशन के बाद के कामराज जी उन्हें सक्सीड करते हैं एंड आफ्टर दिस ही रिमेन्स इन द सीएम ऑफिस फॉर नेक्स्ट 9 इयर्स। इनके पूरे टेन्योर में इन्होंने काफी ज्यादा स्मॉल कैबिनेट रखा था जिसमें 8 मिनिस्टर से ज्यादा कभी नहीं बढ़े और वो हर मिनिस्टर की सिलेक्शन उनकी कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस के हिसाब से करते थे। इनकी गवर्नमेंट के दौरान तमिलनाडु में एजुकेशनल सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारे रिफॉर्म्स लाए गए। तो सबसे पहले क्यों ना एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात की जाए।
सबसे पहले तो राजा जी द्वारा जो स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई थी उसे हटा दिया गया। इसके बाद 11 साल की उम्र के जितने भी बच्चे थे उनके लिए स्कूलिंग फ्री कर दी गई। हर 3 किलोमीटर में एक स्कूल खोला गया जिससे बच्चों को लंबे डिस्टेंस तय करके स्कूल ना आना पड़े। और इस वक्त तमिलनाडु में टोटल 12,000 नए स्कूल्स खोले गए, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट इन स्कूल्स में काफी कम था। इस चीज को ठीक करने के लिए के कामराज जी ने मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस करा, जिसके अंडर सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में दिन का एक मील तो फ्री में दिया जाने लगा। इसी के साथ फ्री यूनिफॉर्म्स भी बांटे गए थे ताकि स्कूल में कोई भी कास्ट या फिर क्लास डिस्क्रिमिनेशन ना रहे। और नया सिलेबस भी इंट्रोड्यूस कराया गया था, यहाँ तक कि IIT मद्रास भी इनके ही गवर्नमेंट के अंडर एस्टेब्लिश किया गया था। और एज ए रिजल्ट स्कूल एनरोलमेंट्स बढ़े और लिटरेसी रेट जो कि 1951 में 18.33% थे वो 10 सालों में बढ़कर 1996 में 36.39% बढ़ गए। और यही वो रीजन है कि क्यों उन्हें फादर ऑफ एजुकेशन भी बुलाया जाता है। तो अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इनकी गवर्नमेंट के दौरान काफी सारे बड़े डैम्स बनाए गए। फर्स्ट और सेकंड 5 इयर्स प्लान तक टोटल 15 डैम्स बना दिए गए थे, जिसकी मदद से हजारों विलेजेस में बिजली पहुंचाई जा सकी ताकि मोटर पंप्स का यूज करा जा सके फॉर इरिगेशन पर्पसेस। सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने के लिए भी काफी सारे एक्ट्स पास करे गए ताकि फार्मर्स, ST, SC और वुमेन की कंडीशन को सुधारा जा सके। और छोटे मोटे एंटरप्राइजेस को एनकरेज किया गया ताकि वो लोकल रिसोर्सेज का अच्छी तरह यूज कर सके। इन सब के दौरान कहीं ना कहीं के कामराज जी ने एक प्रोस्पेरस तमिलनाडु की नींव रखी। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही वाज consecutively chosen as चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु फॉर 3 times। लेकिन 1963 में उन्होंने CM की पोस्ट से रिजाइन कर दिया क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का डोमिनेंस इंडियन पॉलिटिक्स से धीरे धीरे वीक होता जा रहा था, तो वो पार्टी को रिबिल्ड करने में फोकस करना चाहते थे। और इसके बाद मद्रास को मिलता है उसका 4th चीफ मिनिस्टर मिंजूर भक्तवत्सलम, जो कि के कामराज की गवर्नमेंट के अंडर मद्रास के फाइनेंस और एजुकेशन मिनिस्टर थे। और 2 अक्टूबर 1963 में वो के कामराज जी को सक्सीड करते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर। भक्तवत्सलम का टेन्योर एक ही रीजन की वजह से याद रखा जाता है और वो है एंटी हिंदी एजिटेशंस, जिसमें एजिटेटर्स की ये डिमांड थी कि कॉलेजेस में तमिल लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रखा जाए, एक मीडियम रखा जाए एजुकेशन के लिए। लेकिन भक्तवत्सलम यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजन को सपोर्ट करते हुए इस डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं। यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन ये था कि हर कॉलेज में हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये मैटर भी काफी ज्यादा वर्स्ट होता गया। इसके बाद टाइम आता है 7 मार्च 1964, जब भक्तवत्सलम मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें वो ये सजेस्ट करते हैं कि मद्रास के कॉलेजेस में इंग्लिश, हिंदी और तमिल तीनों ही लैंग्वेजेस का यूज होगा। लेकिन ऑफ कोर्स एजिटेटर्स इस सजेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। और इसके बाद जनवरी 1965 में ये एजिटेशंस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ता है। और ऑफ कोर्स इसकी वजह से काफी सारा वायलेंस हुआ और काफी सारी डेथ्स भी हुई। इस वक्त कुछ 10 एजिटेटर्स थे जो कि काफी ज्यादा हाईलाइट हुए थे, क्योंकि इनमें से 6 एजिटेटर्स ने अपने आप को जिंदा जला लिया था, 3 एजिटेटर्स ने जहर ले लिया था और एक 18 साल का एजिटेटर पुलिस फायरिंग में मारा गया था। और इतना सब कुछ काफी है लोगों के बीच में रिसेंटमेंट पैदा करने के लिए। लेकिन उसी के अगले महीने जितना भी वायलेंस और प्रॉपर्टी लॉस हुआ, भक्तवत्सलम DMK और लेफ्ट पार्टीज को इसके लिए एक्यूज करते हैं। और उसके बाद आता है साल 1967, जब मद्रास में स्टेट इलेक्शंस होते हैं। एंड ऑफ कोर्स इस इलेक्शन में DMK कांग्रेस को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह हरा देती है। जहां पर कांग्रेस को सिर्फ 51 सीट्स मिली थी, वहीं पर DMK ने टोटल 179 सीट्स जीत ली थी। और इसके पीछे का रीजन ये था कि DMK ने एंटी हिंदी एजिटेशंस का समर्थन किया था। और एज ए रिजल्ट CN अन्नादुरई बनते हैं फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट। और तब से लेकर अब तक कांग्रेस तमिलनाडु में एक बार भी अपनी सरकार नहीं बना पाई।